नमस्कार, फॉलो अप देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ अभिषेक पीयूष। आपको बता दें कि झारखंड के 38 विधानसभा सीटों पर मतदान को लेकर प्रचार प्रसार का शोरगुल अब थम चुका है। एक दिन के बाद सभी प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में लॉक हो जाएगी। हमारे साथ भी बात करने के लिए गिरिडीह विधानसभा से विधायक सह झामुमो के टिकट पर प्रत्याशी सुधीर कुमार सोनू जी मौजूद हैं। हम सीधा इनसे जुड़ते हैं और जानते हैं। लगातार आप जो है प्रचार प्रसार के दौरान जो है लोगों के पास जा रहे थे, जनसंपर्क अभियान चला रहे थे, डोर टू डोर आप गए हैं, कैंपेन किया है आपने। क्या देख पा रहे हैं जनता के बीच में, रुझान किधर है? आपके दर्शकों को आपके माध्यम से अभिनंदन। देखिए, मैंने पूर्व में भी कहा है, बहुत सी बातें चूंकि एक ही विषय हो तो रिपीट भी हो जाती हैं। किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में, खास करके अगर राज्य के निर्वाचन की बात हम करें तो राज्य सरकार की नीतियां और संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में जो प्रत्याशी हैं उनके व्यक्तित्व, उनका प्रभाव, उनका लोगों के साथ मैन टू मैन कनेक्ट, ये तमाम चीजें इम्पैक्ट करती हैं। बहुत दिनों के बाद मेरे समझ से ये पहला ऐसा चुनाव है जिस चुनाव में सरकार के प्रति एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। और मैं अपने बड़ी बात ना करना चाहूँ तो इस बात को जरूर कहूंगा कि मेरे विरुद्ध भी एंटी इनकम्बेंसी जनता के बीच में नहीं है। सरकार की जनापेक्षी नीतियों का लाभ हो रहा है और प्लस मैन टू मैन कनेक्ट का लाभ है। और दूसरा ये कि अपने विधानसभा क्षेत्र के लिए मैंने कुछ बड़ी योजनाओं की स्वीकृति कराई जो आने वाले समय में पीढ़ियों का जीवन स्तर सुधारेंगी। आने वाले समय में इसका लाभ यहाँ के आम जनों को मिलेगा। तो कुल मिला कर इसके चलते हर जगह में एक बात तो निश्चित आती है कि लोग ये कहते हैं कि भाई इसने काम किया, इसका काम बोलता है। हमारे विरोधी भी तो निजमान से इस बात को स्वीकारते हैं कि उसने 5 वर्षों के इस कार्यकाल में, जबकि 2 साल हमारा कोरोना में चला गया, 3 वर्षों में उसने काम किया, काम उसका बोलता है। तो ऐसा प्रतीत होता है कि जन समर्थन है, और जन समर्थन यदि है तो इस तरह को दिखे। सर, एक सवाल मेरा यहाँ पर ये भी है कि भाजपा के कई बड़े लीडर लगातार जो है उन्होंने झारखंड का दौरा किया। इस दौरान गिरिडीह भी पहुंचे। यहाँ पर उन्होंने झारखंड में घुसपैठ का मुद्दा उठाया, यहाँ पर आदिवासी के हित की बात की। ये कितना इफेक्ट करेगा या आप कैसे देख रहे हैं इन चीजों को? देखिए, लोकसभा के चुनाव राष्ट्रीय मुद्दों पर लड़े जाते हैं। उस समय राष्ट्रीय चेहरों की बात सुनने की ललक होती है जनता में। विधानसभा के चुनाव राज्य स्तरीय मुद्दों पर लड़े जाते हैं और राज्य स्तरीय मुद्दों में जब राज्य स्तर के नेता अपने परफॉर्मेंस से जनता को यह विश्वास दिलाने में कामयाब होते हैं कि उनकी नीतियां जनता की हितकारी हैं, तो बहुत ज्यादा बाहर के नेताओं से कोई फायदा नहीं होता है। जैसे आप बात करें तो हमारे सहयोगी दल कांग्रेस ने बाहर से नेताओं को बुलाया, लेकिन सर्वाधिक डिमांड जो आई वो हमारे नेता हेमंत सोरेन की, हमारी नेत्री कल्पना मुर्मू सोरेन की। और ये इस बात का एकदम प्रत्यक्ष प्रमाण है कि राज्य स्तर के चुनाव में राज्यव्यापी मुद्दे और राज्यव्यापी नेताओं को जनता सुनना चाहती है, जिनसे वो कनेक्ट करती है, जिनसे वो कल सवाल जवाब कर सकती है। अब मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान जो कृषि मंत्री हैं, अगर वो कोई कमिटमेंट करके जा रहे हैं तो जनता उनको कहाँ खोजेगी। असम के मुख्यमंत्री आए हुए हैं, 1 साल से झारखंड में घूम रहे हैं, आदिवासी हितों की बात करते हैं। और हमारे भाई जो पीढ़ियों से असम में रह रहे हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा नहीं मिला उनको। अगर आदिवासियों के बड़े हितैषी थे तो पहले अपने यहाँ के 60 लाख टी ट्राइब जिनको आप कहते हैं उनको आप आदिवासियों का दर्जा देकर यहाँ आते, तो झारखंड के आदिवासियों को लगता कि हमारे भाइयों को असम में उनका अधिकार उन्होंने दिलाया है, यहाँ भी हमारे अधिकार की बात करेंगे। तो कुल गरज कहने की यही है कि कारपेट बॉम्बिंग भारतीय जनता पार्टी की चुनावी रणनीति का एक हिस्सा रही है। लेकिन ये कारपेट बॉम्बिंग मोटे तौर पर लोकसभा में तो प्रभावी झारखंड में दिखती है, विधानसभा में यह प्रभावी नहीं दिखती है। तो हम ये मानते हैं कि इसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट झारखंड की धरती पर नहीं होने जा रहा है। मेरा एक सवाल यहाँ पे ये भी है कि गिरिडीह विधानसभा अगर बात करें तो पीरटांड जो है वो इस विधानसभा का एक प्रमुख क्षेत्र बनता है। और कल्पना सोरेन आज के समय में झारखंड मुक्ति मोर्चा के स्टार प्रचारक में एक बड़ा नाम है। उन्होंने आपके हित में एक सभा की, वहां पर उस सभा में उन्होंने आदिवासी मुद्दों को उठाया। उन्होंने बताया कि भाजपा ही जो है वो भैया आंसू बहा रहे हैं। उन्होंने मणिपुर में आदिवासियों के साथ हिंसा का मामला उठाया। ये कितना प्रभाव डालेगा? देखिए, पीरटांड सिर्फ
एक प्रखंड नहीं है। पीरटाण दिसोमगुरु शिबू सोरेन की कर्मस्थली है। पीरटाण के बगल में सीमाना पर धनबाद जिला के में ही गुरु जी का आश्रम हुआ करता था। गुरु जी का जो शुरुआती आंदोलन था महाजनों के खिलाफ, वो आंदोलन पीरटाण की धरती में रचा बसा है। पीढ़ियों का रिश्ता पीरटाण के साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा का रहा है। तीसरी पीढ़ी आज की डेट में हमारी मतदाता समर्थक या कार्यकर्ता है। तो वहां पर निश्चित रूप से कनेक्ट हमारा जनता के साथ है। और मैडम का जाना दो चीजों के लिए फायदेमंद हुआ कि उन्होंने महिला मतदाताओं को कंसोलिडेट कर दिया। महिला मतदाताएं जो कल तक कहीं ना कहीं अपने निर्णय के बजाय अपने परिवार के निर्णय पर चलती थी, अब आज के समय में अपने हितों के चलते उनको लगता है कि हेमंत सोरेन ने उनके लिए कुछ बेहतर किया है, तो वो अब अपने निर्णय के आलोक में गठबंधन सरकार या झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी के पक्ष में करेगी, और इसको मैडम ने कंसोलिडेट किया। निर्भय सवारी आपके यहाँ पर विपक्ष में है, प्रत्याशी हैं भाजपा के, उनका कहना है कि उन्होंने पीरटाण में जो है काफी, जब उन्हें समय मिला तो उन्होंने काफी काम किया है। इसको आप कैसे देखते हैं? टूटे फूटे प्रखंड को दिया उन्होंने मुझको। पीरटाण की स्थिति ये थी कि कनेक्टिविटी की सड़कें नहीं थी, तो मीडिया का भाव था। और हमारे पूर्ववर्ती विधायक जो थे उन्होंने गिरिडीह से पीरटाण को देखने की कोशिश की। आप पीरटाण चले जाएंगे, किसी इलाके में चले जाएं, आप मेरा और शाहबादी जी का, धर्मेश जी का 2 फोटो लेके चले जाए और वहां आम जनता को दिखाकर पूछे किसको पहचानते हो, तो आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि पीरटाण के सुदूरवर्ती गांवों तक में मैं मोटरसाइकिल से गया हूं, और वहां के लोगों के साथ जो मेरे कनेक्ट हैं, मैं शायद एकमात्र नेता हूं पीरटाण में जिसको लोग चेहरे से पहचानते हैं। शाहबादी जी को तो आधे लोग तो चेहरे से नहीं जानते होंगे। जब वो गए नहीं तो फिर पीरटाण में विकास क्या किया? पीरटाण का विकास तो वो चिरकी के 2 लोगों की आंख से देख कर की। और जहां तक मेरा सवाल रहा, मैं तो सुदूरवर्ती इलाकों तक गया, जब सड़कें नहीं थी तो मोटरसाइकिल से गया। आज ईश्वर की कृपा से 100 से ज्यादा सड़कें वहां हमने बनाई हैं। अब तो लगभग 80% हिस्सा पीरटाण का ऐसा है जहाँ 4 चक्के से जा सकते हैं। और रह गया सवाल पीरटाण के समग्र विकास के लिए बड़ी महत्वाकांक्षी योजना हम लेकर आए, जिसका नाम पीरटाण मेगा लिफ्ट परियोजना है, जिसकी अनुमानित लागत शुरुआत में बीपीआर बनने के समय में 639 करोड़ थी और बीपीआर बनने के समय में 702 करोड़ हो गई। और पीरटाण के समग्र विकास की इस योजना में जो अवधारणा है, वो अवधारणा यह है कि 165 गांवों के खेतों तक पानी पहुंचना है, 116 नए तालाब बनने हैं, 1-1 हेक्टेयर मतलब 2.5 एकड़ के। मछली पालन और खेती, ये 2 अद्भुत संगम वहां पर हम लोगों ने करने का प्रयास किया है। 3 वर्ष में इस योजना को पूर्ण हो जाना है, जिसका काम जनवरी से शुरू होगा। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि पीरटाण का अभी का फोटो आप खींच कर रख लीजिएगा, 3 साल के बाद जब आप पीरटाण आएंगे तो आप शायद पीरटाण को पहचान नहीं सकेंगे। हमारे नेता दिसोमगुरु शिबू सोरेन एक बात बड़ी मजबूती से कहते थे कि बेटा खेत में पानी दे दो, हाथ को काम मिल जाएगा। तो हमने उन्हीं की सोच पर खेतों तक पानी पहुंचाने का प्रयास किया है, जिससे जनता के हाथों को काम मिल जाए और पलायन का दर्श झेल रहा पीरटाण बम्बई, दिल्ली, गुजरात, सूरत जाने के बजाय अपने खेतों में काम करके अपनी जीविका का उपार्जन कर पाए। यहाँ पे एक सवाल मेरा ये भी है कि 20 नवंबर को होने वाले मतदान में गिरिडीह की जनता आप पर आशीर्वाद बरसाने जा रही है, इसको लेकर के कितना आश्वस्त है आप? देखिए, जब सामान्य जन के मुंह से बातें निकलने लगे कि काम बोलता है, इसने काम किया है, तो कहीं ना कहीं उनकी सराहना, एप्रिसिएशन है। और एक जनप्रतिनिधि का जो धर्म था, समदर्शी, समदर्शी हिंदी का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है समान रूप से सबको देखने वाला। एक जनप्रतिनिधि समदर्शी होना चाहिए। वो समाज के हर वर्ग, हर तबके, हर जाति, हर धर्म के लोगों के साथ एक जैसा व्यवहार करते हुए काम करे। हमने उसी का प्रयास किया है, समदर्शी जनप्रतिनिधि का प्रयास किया है, संजीदगी से प्रयास किया है, सक्रियता से प्रयास किया है। तो मुझको लगता है कि जनता का आशीर्वाद जरूर से मिलेगा। 23 नवंबर को रिजल्ट आने पर आप अगर दोबारा से विधायक बनते हैं तो गिरिडीह की
जनता को क्या नया जो है उनके विकास के लिए आप करेंगे? देखिए, मेरा हमेशा से ये मानना है कि सपने बड़े होने चाहिए। पेट्रोल के विकास के लिए अगर 702 करोड़ की हम सिंचाई परियोजना ला सकते हैं, गिरिडीह के विकास के लिए 26.74 किलोमीटर की सड़क जो बाईपास होगी वो हम 582 करोड़ की ला सकते हैं। गिरिडीह यूनिवर्सिटी जो लगभग अनुमानित लागत 450 करोड़ की है वो हम ला सकते हैं। गिरिडीह इंजीनियरिंग कॉलेज जिसके अनुमानित लागत लगभग 150 करोड़ की है हम वो ला सकते हैं। तो निश्चित रूप से कुछ बड़ा करने की इच्छा है। गिरिडीह को सोलर सिटी के रूप में हमने विकसित कराया। आप झारखंड के तमाम जिलों में घूमते हैं, कहीं आपने इतनी सोलर लाइट्स लगी देखी, स्ट्रीट लाइट्स। जब पावर कट होता है तो आपको शहर में पता नहीं लगेगा कि पावर है कि चला गया है। तो सोलर सिटी बनी गिरिडीह के सोलर सिटी बनने का लाभ ये हुआ कि 6 मेगावाट रूफटॉप घरों पर हम लोगों ने रूफटॉप सिस्टम लगवाए, 12,000 से अधिक स्ट्रीट लाइट का स्थापन कराया। तो सपने बड़े देखे और उन बड़े सपनों को धरातल पर उतारने की कोशिश की है। जनता के आशीर्वाद से दोबारा कार्यकाल मिलेगा तो बड़े सपने फिर लेकर धरातल पर आना है। और मेरा निश्चित रूप से लक्ष्य यह है कि गिरिडीह जो आज के डेट में सी ग्रेड सिटी है, ए नहीं बी नहीं सी ग्रेड सिटी है, इसको अपलिफ्ट करा के कम से कम उस जगह पर पहुंचाना है कि गिरिडीह में रहने वाले लोगों को इस बात के लिए खुशी हो कि उनके शहर का नाम भी इस राज्य के बेहतरीन शहरों में शुमार होता है। एक आखिरी सवाल मेरा कि भाजपा के लोगों का ये कहना है कि झारखंड में पहले चरण के मतदान के बाद वो हर जगह हर मंच पर चीख ये बात बोल रहे हैं कि हम जो है 32 से 35 सीट जीत चुके हैं। आप क्या देख पा रहे हैं झारखंड में, अगर वापस से अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार बन रही है तो इसको लेकर के कितना सोचता है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग सफोलॉजिस्ट भी हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग ज्योतिषी भी हैं और भारतीय जनता पार्टी के लोग स्वयंभू त्रिकाल दृष्टा भी हैं। वो तीनों काल देखते हैं, भूत भी देखते हैं, वर्तमान भी देखते हैं, भविष्य भी देखते हैं। तो स्वयंभू त्रिकाल दृष्टा है। 2019 के चुनाव की बात अगर करें तो बड़ा एकदम लोक लुभावन नारा झारखंड में था, अब की बार 65 पार। जनता ने 25 पे लाके पलट दिया। 2024 के लोकसभा चुनावों की बात करें तो नारा था अब की बार 400 पार। जनता ने 230 पे लाके पलट दिया। अब 43 सीटों में अब की बार 35 पार जो कर रहे हैं वो सीटें उनकी 12 भी आ जाए, 10 भी आ जाए, 8 भी आ जाए। मैंने पहले कहा मैं सफोलॉजिस्ट नहीं हूँ, लेकिन मतदान के फीसद के आंकड़ों के, मतदान के प्रतिशत के जब आप सूक्ष्म विश्लेषण करते हैं तो एक चीज बड़ी स्पष्ट निकल कर आती है कि 43 सीटों या प्रथम चरण के मतदान में महिला मतदाताओं का फीसद जो था 4.59% ज्यादा हुआ पुरुषों से। हेमंत सरकार की जो महिला केंद्रित योजनाएं थी, चाहे वो सर्वजन पेंशन हो, चाहे वो सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि हो, चाहे वो मैया सम्मान योजना हो, ये तमाम चीजें कहीं ना कहीं महिला केंद्रित थी। अब आप सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना में हम राज्य की 9 लाख बच्चियों को आच्छादन दे रहे हैं और 18 साल की बच्चियां जब हो जाती हैं तो 20,000 एकमुश्त उनके खाते में देते हैं। जिस फर्स्ट टाइमर वोटर के खाते में 20,000 रुपया जा रहा है, पहली बार उसको खुद के खुद मुख्तारी या स्वावलंबी होने का एहसास हो रहा है कि मेरे खाते में 20,000 रुपये पड़े जो हेमंत दादा ने भेजे हैं। तो उसकी इस खुद मुख्तारी, उसकी इस आर्थिक निश्चिंतता का लाभ किसको मिलेगा? जिस माँ बहन के खाते में 12 नवंबर को एरियर के साथ 4 किस्त चली गई, उसका आशीर्वाद किसको मिलेगा? तो मेरा स्पष्ट ये मानना है कि 4.59% का एनहांसमेंट महिला मतदाताओं में कहीं न कहीं बड़े तूफान से आने वाली खामोशी का संकेत है। और ये लैंडस्लाइड कहाँ ले जाएगा भाजपा को, तो 30 तारीख बताएगा। अभी हमने गिरिडीह से प्रत्याशी सुदीप कुमार सोनू से बात की। इनका कहना है कि अगर जनता मुझ पर आशीर्वाद बरसाती है, इसके लिए जो है मैं गिरिडीह को सी ग्रेड से ए ग्रेड सिटी की ओर ले जाऊंगा और झारखंड में इस बार जेएमएम की सरकार निश्चित बन रही है। द फॉलो अप के साथ मैं अभिषेक पीयूष, नमस्कार।
गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in